नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 27 अक्टूबर 2021 के डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। 4 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मैं आपसे डिस्कस करूंगा। वैसे तो एक दो और इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल व्हाई इंडिया शुडंट साइन ऑन नेट जीरो। ये जो बेसिकली अभी अक्टूबर एंड में ग्लासगो में COP26 शुरू होने वाला है, वहां पे इंडिया के ऊपर प्रेशर पड़ेगा कि आप एक नेट जीरो एमिशंस की टाइमलाइन दीजिए। तो इस पे इंडिया को क्यों नहीं साइन करना चाहिए, इसके बारे में पहले हम बहुत से न्यूमरस आर्टिकल्स डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे कुछ अलग आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे और ये बेसिक आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बात हो रही है एक्चुअली में परम्बिकुलम अलियार प्रोजेक्ट एग्रीमेंट के बारे में। अगर आप केरला तमिलनाडु की बात करो तो एक मुलापेरियार डैम न्यूज में रहता है, उसके ऊपर भी आज एक आर्टिकल है, उसको भी देखेंगे। साथ साथ एक और प्रोजेक्ट है परम्बिकुलम अलियार प्रोजेक्ट। इस परम्बिकुलम अलियार प्रोजेक्ट में 8 वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स के पानी को शेयर किया जाता है तमिलनाडु और केरला के बीच में। कौन कौन सी रिवर्स हैं ये? अनामलियार, थुनकवाडु, शोलायार, निरार, पेरुवलिपलम, परम्बिकुलम, आई एम रियली सॉरी इफ माय प्रोनाउंसिएशन इज रॉन्ग, और अलियार और पलार, ये दो और रिवर भी हैं। तो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में क्या अपडेट है, इसके बारे में बात करेंगे। वैसे तो ओवरऑल जिन इलाकों में डिस्प्यूट चल रहा है उन इलाकों के बारे में हम लोग जो कि नॉर्थ साइड पे रहते हैं उन्होंने ज्यादा नहीं सुना होगा। कोई साउथ से अगर मेरा लेक्चर सुन रहा होगा उसको ज्यादा आइडिया होगा इन इलाकों के बारे में, बट ठीक है। हमारे लिए जरूरी यह है जानना कि मैटर क्या है। मैटर का एक क्रक्स जान लेंगे। ओवरऑल वाटर एलोकेशन का प्रेजेंट क्या फॉर्मूला है, क्या क्या आउटस्टैंडिंग इश्यूज है और उसको कैसे स्टालिन और विजयन साहब सुलझाएंगे, इनको हम लोग एक बेसिक लेआउट देख के आगे बढ़ेंगे। फिर और कौन कौन से आर्टिकल्स मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो एक नियो बुद्धिस्ट मूवमेंट के ऊपर आर्टिकल है जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। बेसिकली इंडिया में बुद्धिज्म की अगर बात की जाए तो इंडिया की केवल 0.7% आबादी बुद्धिस्ट धर्म को फॉलो करती है। और बुद्धिस्ट धर्म को फिर से पैदा करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है किसका, तो बताया जा रहा है अंबेडकर साहब का, हमारे बाबा साहब का। बाबा साहब ने 1956 में बुद्धिज्म को फॉलो किया और उसके साथ साथ उनके बहुत से फॉलोअर्स भी बुद्धिज्म में चले गए। तो बेसिकली यहाँ पे एक नियो बुद्धिस्ट मूवमेंट की बात की जा रही है। कैसे ये नियो बुद्धिस्ट मूवमेंट बिल्कुल ही लेफ्टिस्ट मूवमेंट से अलग है और कैसे ये बिल्कुल राइटिस्ट हिंदुत्व मूवमेंट से अलग है। इन दोनों के बीच में कैसे नियो बुद्धिस्ट मूवमेंट अपनी खुद की पहचान बना रहा है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो आप यही समझ लेना कि नियो बुद्धिस्ट मूवमेंट है क्या, ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और आज के समय पे ये आर्टिकल यहाँ पे क्यों आया है अलग से। आपको पता होना चाहिए कि 20 अक्टूबर 2021 को नरेंद्र मोदी जी ने खुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की स्थापना की। बुद्धिज्म से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट रिलीजियस सिंबल्स हैं उनके प्रति अभी की जो प्रेजेंट सरकार है बहुत अकोमोडेटिव नजर आ रही है। लेकिन क्या सच में न्यू बुद्धिस्ट मूवमेंट के बारे में लोगों को पता है? ऐसा कुछ सवाल पूछ रहे हैं ऑथर, इसको देख लेंगे। फिर जो सूडान में मिलिट्री कूप हुआ है इसको देखेंगे। सूडान की जो लोकेशन है मैप पे, इसे भी एक बार को देख लेंगे। और फाइनली अभी रिसेंटली मुलापेरियार डैम, एक तो PAP प्रोजेक्ट जिसके ऊपर हम लोग आर्टिकल डिस्कस करेंगे, एक मुलापेरियार डैम प्रोजेक्ट। मुलापेरियार डैम, मेरा नाम हर्षित द्विवेदी के साथ सर्च मारिए, मैंने बहुत डिटेल्ड वीडियो एकदम क्रिस्टल क्लियर तरीके से आपको समझा रखी है उसकी पूरी हिस्ट्री के बारे में। 120 साल पुराना है मुलापेरियार डैम। अभी इस मुलापेरियार डैम में इशू चल रहे हैं कुछ। ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से तमिलनाडु इस मुलापेरियार डैम में 142 फीट तक पानी भर सकता है। लेकिन जब मानसून के फ्लड्स आते हैं, जैसे अभी केरला में काफी बारिश हो रही है, तो उस समय पे केरला की तरफ से लगातार सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन जाती हैं कि भाई ये 142 फीट को नीचे करो आप, क्योंकि जरूरत से ज्यादा पानी भर दोगे, एकदम से पानी बरसेगा, आप बहुत सारा पानी डाउनस्ट्रीम रिलीज कर दोगे तो फ्लड आ सकते हैं केरला में। तो इसके कंटेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट ने ये जो सुपरविजरी कमेटी है मुलापेरिया डैम की, इसको साफ साफ बोला कि भैया तुम लोग आपस में सल्टो, केरला तमिलनाडु आपस में सल्टो और म्यूचुअली डिसाइड कर लो कि कितना इसमें पानी होना चाहिए इस डैम में। हमारे पास क्यों भाग भाग के आते हो? हमें तो नॉलेज भी नहीं है ये कि डैम में कितना पानी होना चाहिए, कितना पानी नहीं होना चाहिए। कुछ हद तक सुप्रीम कोर्ट की बात सही है, बट कहीं ना कहीं केरला तमिलनाडु आपस में मैटर सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हैं, तभी बार बार मैटर आपका सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाता है। तो ये मैटर क्या है, अभी के लिए मुलापेरिया डैम की सिचुएशन क्या चल रही है, इसको पर्टिकुलर आर्टिकल में देखेंगे। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। देखते हैं आज कौन कौन से मेंबर्स ने हमको ज्वाइन किया है। तो हिमांशु गुप्ता ने हमको ज्वाइन किया है। पहले तो मैं आपको बता दूं, अपने मेंबर्स को मैं स्पेसिफिकली वेरी वेरी थैंकफुल हूं। मैंने बहुत खुशी होती है, पिछले कई दिनों से मेरी वीडियोस भी कम है लेकिन उसके बावजूद भी मेंबर्स आ रहे हैं, तो दिस इज अ बिग अचीवमेंट फॉर मी। वैसे तो मैंने इतनी वीडियोस आपके लिए फ्री में बना रखी, शायद ही आपको कहीं मिलेंगी। लक्ष्मीकांत कंप्लीटेड है, स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीटेड है, मेन इंपॉर्टेंट पार्ट।
रमेश सिंह पुरी कंप्लीटेड है, सतीश चंद्रा थोड़ी धीमी पड़ गई, बहुत सी एनसीईआरटीज कंप्लीटेड है। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग। तो हिमांशु गुप्ता ने हमको ज्वाइन किया, वैभव यादव ने हमको ज्वाइन किया, सौरभ विमल ने हमको ज्वाइन किया, निशा श्री ने हमको ज्वाइन किया, निशा श्री का सेकंड मंथ एज ए मेंबर, वेलकम बैक निशा। फिर द 23 शेखर ने हमको ज्वाइन किया, सतीश चंद्रा ने हमको ज्वाइन किया, इनका सेकंड मंथ एज ए मेंबर, वेलकम बैक सतीश चंद्रा। अमृता नायर ने हमको ज्वाइन किया है, इनका सेकंड मंथ एज ए मेंबर, वेलकम अमृता नायर। द अनटोल्ड स्टोरी ने हमको ज्वाइन किया है, गौजिया पठान ने हमको ज्वाइन किया। तो गौजिया पठान, द अनटोल्ड स्टोरी, अमृता नायर सेकंड मंथ एज ए मेंबर, सतीश चंद्रा सेकंड मंथ एज ए मेंबर, द 23 शेखर, निशा श्री सेकंड मंथ एज ए मेंबर, सौरभ विमल, वैभव यादव, हिमांशु गुप्ता। थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग दिस चैनल, थैंक यू सो मच फॉर योर कंसिस्टेंट सपोर्ट। तो चलिए आज के इस डिस्कशन को शुरू करते हैं, रीवैल्यूएटिंग द न्यू बुद्धिस्ट मूवमेंट इस पर्टिकुलर आर्टिकल के साथ। तो देखिए क्या लिखा है इसकी सब हेडिंग, द एडवांसमेंट ऑफ हिंदुत्व ऑफर्स रेजिडुअल स्पेस टू द सिंबल्स ऑफ बुद्धिज्म एंड डाउनप्लेस इट्स रेवोल्यूशनरी पोटेंशियल। बेसिकली यहाँ पे हिंदुत्व आइडियोलॉजी ऐसा बोल रहे हैं हरीश वानखड़े साहब, इंडिया के अंदर बढ़ रही है। अब इससे बुद्धिज्म को बढ़ावा तो दिया जा रहा है, लेकिन बुद्धिज्म का रेवोल्यूशनरी पोटेंशियल कम हो रहा है। अभी इसका क्या मतलब है समझते हैं। 14 अक्टूबर 1956 को तक बुद्धिज्म के जो फॉलोअर्स थे इंडिया के अंदर वो बिल्कुल ना के बराबर थे, नेग्लिजिबल क्वांटिटीज में लोग बुद्धिज्म धर्म को फॉलो करते थे, और ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि बुद्धिज्म धर्म वाज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन इन इंडिया। लेकिन 1956 में एक एक्टिविटी हुई, बाबा साहब अंबेडकर साहब ने बुद्धिज्म अपना लिया नागपुर में, और जब इन्होंने अपनाया तो इनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स ने बुद्धिज्म अपना लिया। उसके बाद आप देखोगे कि जो अनटचेबल कास्ट थे, जिनको हमेशा से इंडियन सोसाइटी में सेग्रीगेट किया जाता था, उनके अगेंस्ट अत्याचार होता था, उनको परेशान किया जाता था, उन्होंने जब बुद्धिज्म को अपनाया तो बुद्धिज्म के फॉलोअर्स एकदम से बहुत बढ़ गए। अभी भी वैसे आप देखो तो केवल 0.7% बुद्धिस्ट ही हैं इंडिया के अंदर, लेकिन फिर भी ये एक कंसीडरेबल लॉट है, इसको आप एक छोटा लॉट नहीं बोल सकते हो। अगर 1956 में बाबा साहब ने कन्वर्ट नहीं किया जाता तो जरूर बुद्धिज्म अब आपका ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन था। अब अगर प्रेजेंट सरकार की बात की जाए तो रिसेंटली कुछ दिन पहले 20 अक्टूबर 2021 को प्राइम मिनिस्टर ने कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को इनॉग्रेट किया। शायद इसी कंटेक्स्ट में यहाँ पे एक आर्टिकल निकल के आया है, क्योंकि बुद्धिज्म से रिलेटेड सिंबल्स को भारत सरकार याद कर रही है, तो बुद्धिस्ट एग्जिस्टेंस से रिलेटेड और बुद्धिस्ट आइडेंटिटी से रिलेटेड आर्टिकल्स तो देखिए आएंगे ही। कुशीनगर की बात की जाए तो कुशीनगर एक बहुत इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट पिलग्रिम डेस्टिनेशन है। नीचे बताइए कि कुशीनगर में क्या हुआ था। बुद्धा की जो स्टेजेस ऑफ लाइफ थे ना, कि उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया, उनकी मृत्यु हो गई, उनको ज्ञान मिला, उनका जन्म हुआ, ये जो स्टेजेस ऑफ लाइफ हैं बुद्धा के, वो कौन कौन सी जगहों के साथ एसोसिएटेड हैं, ये मुझे आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। देखते हैं आपकी एंशिएंट हिस्ट्री में अभी के लिए कितनी पकड़ चल रही है। ठीक है, तो अगर एंशिएंट सिविलाइजेशनल हेरिटेज की बात की जाए इंडिया के, तो उस कंटेक्स्ट में बुद्धा की टीचिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अलग बात है कि बुद्धिस्ट फेथ को बहुत ज्यादा लोग याद नहीं करते या फॉलो नहीं करते। बेसिकली अगर आप देखो तो अंबेडकर जी का जो कंट्रीब्यूशन है बुद्धिस्ट फेथ को, ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि इससे एक तो बुद्धिस्ट फेथ के फॉलोअर्स बढ़े हैं, दूसरा ओवरऑल वो लोग जिनको हिंदू सोशल ऑर्थोडॉक्स सेटअप में परेशान किया जाता था, उनको यहाँ पे इंडिपेंडेंस मिली। लास्ट नेशनल सेंसस के हिसाब से 2011 के हिसाब से बुद्धिस्ट 0.7% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन है इंडिया के, और ज्यादातर ये जो है ये दलित हैं आपके महाराष्ट्र साइड के, जिन्होंने यहाँ पे बाबा साहब को फॉलो करते हुए अपने आप को बुद्धिज्म धर्म में कन्वर्ट किया। ठीक है, चलिए ये यहाँ पे हमने देखा। अब सबसे खास बात यहाँ पे ये है कि बेसिकली दलित आइडेंटिटी की यहाँ पे बात हो रही है। वैसे तो बुद्धिज्म को फॉलो करना एक इंटेलेक्चुअल चॉइस है, लेकिन अगर आप बात करें, कुछ पावरफुल मूवमेंट्स भी निकल के आए हैं बुद्धिज्म आइडेंटिटी से रिलेटेड। अगर आप बात करो तो महाराष्ट्र में कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज जैसे मुंबई, औरंगाबाद, नागपुर, यहाँ पे देयर हैव बीन सम वेरी पावरफुल दलित मूवमेंट्स, सोशल इवेंट्स एंड मॉडर्न मॉन्यूमेंट्स, जो कि कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि बुद्धिज्म से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल नागपुर में दीक्षा भूमि वही जगह है जहां पे बाबा साहब ने बुद्धिज्म को अपनाया था। आज की डेट में ये दीक्षा भूमि एक मॉन्यूमेंटल हेरिटेज साइट बना है, और मिलियंस ऑफ विजिटर्स इसको विजिट करते हैं, चाहे वो बुद्धिस्ट हों, चाहे वो दलित हों, चाहे वो हाई कास्ट हिंदूज हों, ओवरऑल इस पर्टिकुलर हिस्टोरिकल इवेंट को याद करने के लिए।
क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि इस पर्टिकुलर जगह पे, दीक्षा भूमि पे, बुद्धिज्म को रिसरेक्ट किया गया था। एक ऐसा धर्म जो कि इंडिया में ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो रहा था, उसको यहाँ पे रिसरेक्ट किया गया, उसको यहाँ पे फिर से आगे खड़ा किया गया। अब ये सब कुछ बातें लिख रखी हैं, बहुत डिटेल में तो यहाँ पे देखना जरूरत नहीं है। नियो बुद्धिस्ट आइडेंटिटी में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या बताई गई है कि इस आइडेंटिटी को दो तरीके से यहाँ पे प्रमोट किया गया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक तो है नियो बुद्धिस्ट आइडेंटिटी, एक है मार्क्सिस्ट सोशलिस्ट। एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का यहाँ पे नाम दिया है, इसके एग्जाम्पल से चीजें आपको ज्यादा समझ में आएंगी। नामदेव दसल। नामदेव दसल एक पोएट थे और ये एक मिलिटेंट पॉलिटिकल अल्टरनेटिव को दलित कॉन्शियसनेस के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब ये हुआ कि देखिए, नामदेव दसल पोएट हैं, वो चाहते हैं कि जो दलित मूवमेंट है जिसको आप बुद्धिज्म से जोड़ रहे हो, ये क्या पकड़ ले, ये एक मिलिटेंट पॉलिटिकल अल्टरनेटिव पकड़ ले। मतलब ओवरऑल जैसे होता नहीं कि कम्युनिज्म की भाषा में जो लेबरर्स थे उन्होंने हथियार उठा लिया। चाइना में क्या हुआ, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना कैसे आगे बढ़ी, उनका जो लेबर क्लास थी, उस लेबर क्लास की ओवरऑल लीडरशिप ली माओ ने, और उसके बाद उस लीडरशिप के दम पे एक वायलेंट रेवोल्यूशन हुआ और सरकारें हरा दी गई। ठीक है, कोमिंटांग पार्टी को हरा दिया गया। तो बेसिकली एक वायलेंट मेथोडोलॉजी को अडॉप्ट करना, ये टारगेट था नामदेव दसल का। आप कह सकते हो कि काफी हद तक ये लेफ्ट विंग से अफेक्टेड लग रहा है। जैसे कि आज की डेट में जो मॉइस्ट और नक्सलबारी मूवमेंट है ना, कुछ कुछ इस प्रकार का मूवमेंट ये लोग दलित मूवमेंट को बनाने की कोशिश कर रहे थे, कम्युनिज्म से साथ इसको जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन आप सोचिए कितना खतरनाक थॉट प्रोसेस दोस्तों। अगर ऐसे दलित आइडेंटिटी के लोग वायलेंस उठा लेंगे तो इससे तो सबका नुकसान होगा। कास्ट के नाम पे डेफिनेटली प्रेजुडाइसेस हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं, धीरे धीरे करके कोशिश की जा रही है उनको ठीक करने के लिए। लेकिन अगर आप हथियार उठा के सामने लड़ने लग जाओगे तो हर तरफ का नुकसान है, किसी को फायदा होगा क्या? दोनों तरफ के लोग मरेंगे। तो उस कंटेक्स्ट में ये जो मिस्टर नामदेव धसल का जो सॉल्यूशन था, ये कुछ सही से समझ में नहीं आया। यहां पे एक और प्रॉपर सॉल्यूशन निकल के आया राजा धाले की तरफ से। राजा धाले भी दलित पैंथर मूवमेंट के साथ एसोसिएटेड थे। इन्होंने बोला नहीं भाई, ये जो लेफ्ट टर्न मार रहे हो ना आप दलित मूवमेंट का, ये सही नहीं है। लेफ्ट टर्न मतलब लेफ्टिस्ट हो रहा है, कम्युनिज्म की तरफ जा रहा है दलित मूवमेंट, ये सही नहीं है। तो ये जो यहाँ पे राजा धाले थे, इन्होंने धसल का जो मार्क्सिस्ट मैनिफेस्टो था ना, नामदेव धसल का जो वायलेंट मूवमेंट की जो सोच थी, इसको काउंटर किया। और राजा धाले ने बोला कि देखिए, वायलेंट मूवमेंट यहाँ पे सही नहीं है, यहाँ पे हमको बाबा साहब के लिबरल प्रिंसिपल्स पे चलना चाहिए, वायलेंट क्लास स्ट्रगल की तरफ नहीं जाना चाहिए। ये बेसिकली रियल सोच है आपकी नियो बुद्धिस्ट मूवमेंट की। ये जो नियो बुद्धिस्ट मूवमेंट है ना, ये एक्चुअली में वही मूवमेंट है जिसको राजा थाले यहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं, जिसमें सच में बाबा साहब के जो सिद्धांत हैं उनको याद किया जाए, वायलेंस की तरफ मत जाओ। क्योंकि वायलेंस तो एक ऐसी चीज है ना यार जो सबका नुकसान करेगी। अगर दलित मूवमेंट अपने आप को वायलेंस के साथ एसोसिएट करता है, या कोई भी मूवमेंट रिलीजन के नाम पे जब वायलेंस हुआ तो हर रिलीजन के लोग मरते हैं, तो वायलेंस वैसे भी किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं है। समझ गए? सेक्युलरिज्म की भावना को प्रमोट करना, सोशल जस्टिस की भावना को प्रमोट करना, ये बेसिकली मेन नियो बुद्धिस्ट मूवमेंट का आप कह सकते हो ऑब्जेक्टिव है। तो भले ही नियो बुद्धिस्ट मूवमेंट एक प्रकार का सेक्टेरियन प्रोजेक्ट बन गया। यहाँ पे कैसे बन गया कि भाई हिंदू धर्म में जो लोग बहुत ज्यादा सेग्रीगेट किए गए, अलग किए गए, उन्होंने बुद्धिज्म धर्म को अडॉप्ट किया। बावजूद इसके यहाँ पे एक पावरफुल मूवमेंट बन के उभर सकता है ये नियो बुद्धिस्ट मूवमेंट, जो कि अनटचेबल्स को उनके राइट्स भी दिला सकता है और ओवरऑल ये जो दलित पॉपुलेशन है इसको इनलाइटन कर सकता है। ठीक है, फिर यहाँ पे बताया जा रहा है कि बुद्धिज्म में कन्वर्ट करने से जो जो दलित्स हैं उनको अपनी जिंदगी की एक रोबस्ट मीनिंग मिली है। कुल मिला के जो बुद्धिस्ट कल्चरल सिंबल्स हैं वो उनकी आइडेंटिटी बन गई हैं, और जो प्रेजेंट सरकार है वो भी ओवरऑल बुद्धिस्ट कल्चरल सिंबल्स के प्रति, मॉन्यूमेंट्स के प्रति, विहारास के प्रति बहुत ज्यादा वेलकमिंग है, एकोमोडेटिव है। लेकिन सबसे खास बात यहाँ पे ये है कि जब एक लिमिट से ज्यादा बुद्धिस्ट कल्चरल असर्शंस और क्लेम्स होंगे, उसके अगेंस्ट अपोजिशन भी होगा। और अपोजिशन का एग्जाम्पल यहाँ पे क्या दे रखा है, तो ऐसा इस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि 1990s की शुरुआत में बाल ठाकरे के अंदर जो शिवसेना है वो नियो बुद्धिस्ट सोशल एक्टिविज्म के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करती थी टू स्ट्रीट वायलेंस। मतलब बुद्धिस्ट एक्टिविस्ट के अगेंस्ट ये जो शिवसेना है इसने स्ट्रीट वायलेंस किया है, बहुत ज्यादा इसको पुश बैक किया है, ऐसा भी इस आर्टिकल में लिखा हुआ है। अर्ली 1990s में ये जो नियो बुद्धिस्ट हैं
इन्होंने एक मास मूवमेंट चलाया था बोध गया टेम्पल को ब्राह्मण प्रीस्ट से कंट्रोल से अलग करने का। ये जो बाबरी मस्जिद डिमोलिशन हुआ था, इसकी जमीन के ऊपर यहाँ पे जो बुद्धिस्ट धर्म के फॉलोअर्स थे इन्होंने भी अपना क्लेम रखा था। तो कुल मिला के ये जो नियो बुद्धिस्ट डिमांड्स हैं, ये नियो बुद्धिस्ट डिमांड सच में एक बुद्धिस्ट आइडेंटिटी को आगे बढ़ा रही है। और देखा जाए तो ये लोग इनडायरेक्टली दलित आइडेंटिटी को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि आज की डेट में बुद्धिज्म के जो ज्यादातर फॉलोअर्स हैं इंडिया में वो कन्वर्टेड दलित हैं, जो कि पहले हिंदू फोल्ड में थे, हिंदू फोल्ड में उनको पूरा हक नहीं मिला तो उन्होंने अपने आप को बुद्धिज्म धर्म में कन्वर्ट कर लिया। प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टी की थोड़ी बहुत तारीफ की जा रही है यहाँ पे कि ये दलित कल्चरल और रिलीजियस सिंबल्स को इज्जत देते हैं, ओवरऑल उनके साथ एक कन्फ्रंटेशनल या स्किर्मिश अप्रोच नहीं रख रहे हैं, उनके प्रति एक अकोमोडेटिव अप्रोच रख रहे हैं। ठीक है, तो कुल यही सब बातें यहाँ पे देखिए बताई गई हैं। ओवरऑल आप समझ सकते हो कि बुद्धिज्म को, खासकर नियो बुद्धिज्म को, जो नया बुद्धिज्म है उसको दलित आइडेंटिटी के साथ दिखाने की कोशिश कर रहा है। ऑथर का सिंगल पॉइंट एजेंडा ये है कि आज की डेट में एक्चुअली में बुद्धिस्ट जो सिंबल्स हैं, जो बुद्धिस्ट कल्चरल ट्रेडिशंस है, जो उसकी हिस्ट्री है, उसको वो लोग समझ रहे हैं जो जबरदस्ती आप कह सकते हो दबाए जाने के कारण हिंदू फोल्ड के अंदर उन्होंने अपने आप को बुद्धिज्म में कन्वर्ट कर लिया था, और अब वो बुद्धिस्ट आइडियल्स का फायदा उठा के अपना इमेंसिपेशन कर रहे हैं, अपना एम्पावरमेंट कर रहे हैं। ये बेसिकली कंटेक्स्ट था, क्रक्स था इस आर्टिकल का जो हमने समझा। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं, कूप इन सूडान। एक और बात दोस्तों, अगर वीडियो पे लाइक का बटन अगर अब तक नहीं दबाया तो प्लीज दबा दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, हर चीज का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जितना ज्यादा आप कमेंट करोगे उतना ही इस वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ेगा। आपसे मैंने क्वेश्चन भी पूछा है तो उसका भी आप मुझे जवाब जरूर दीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं, द मिलिट्री शुड रिस्टोर ट्रांजिशन गवर्नमेंट एंड अलाउ फ्री इलेक्शंस। हुआ क्या सूडान में? सबसे पहले तो आप सूडान का नक्शा देखो। पहले सूडान और साउथ सूडान दोनों एक कंट्री हुआ करती थी, अब दोनों अलग हो चुकी हैं। सूडान अलग बन चुकी है, साउथ सूडान अलग बन चुकी है। सूडान की कैपिटल है खार्तूम। नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ साउथ सूडान की कैपिटल क्या है। बहरहाल अगर आप नेबर्स देखें तो सूडान के नॉर्थ में आता है इजिप्ट, नॉर्थ वेस्ट में आता है लिबिया, वेस्ट में आता है चाड, और आप कह सकते हो साउथ वेस्ट में आता है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, साउथ में आता है साउथ सूडान, फिर साउथ ईस्ट में आता है इथोपिया और ईस्ट में आता है एरिट्रिया। सूडान एक लैंडलॉक कंट्री नहीं है, याद रखिएगा। रेड सी शेयर करता है सूडान, और जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट है सूडान का वो यहाँ पे पोर्ट सूडान है, जो कि आपको इस पर्टिकुलर नक्शे में नजर आ भी रहा है। ये पोर्ट सूडान अभी इस पर्टिकुलर डिस्कशन में भी आएगा। तो हुआ ये है कि सूडान की मिलिट्री ने सोवरेनिटी काउंसिल ऑफ सूडान को डिसॉल्व कर दिया। अब आप बोलोगे ये क्या चीज है? देखिए हुआ ये था कि इससे पहले एक डिक्टेटर हुआ करता था आपका सूडान के अंदर जिसका नाम था उमर अल बशीर। उमर अल बशीर को उसकी गद्दी से हटा दिया सूडान के लोगों ने एक रेवोल्यूशन करके। जी हाँ, अप्रैल 2019 में ये डिक्टेटर की गद्दी चली गई, इसको हटा दिया गया, इसको जेल में बंद कर दिया गया। एक रेवोल्यूशन हुआ, सूडान की सड़कों पे लोग उतर आए, दसों हजार की तादाद में लोग उतर आए और वो इस पर्टिकुलर डिक्टेटर के अगेंस्ट एजिटेशन कर रहे थे। फाइनली इस डिक्टेटर को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी। अब जब डिक्टेटर ने कुर्सी छोड़ी तो देश कौन चलाएगा, देश को कौन लीड करेगा? तो उस मूवमेंट के जो मिलिट्री लीडर्स थे और जो सिविलियन लीडर्स थे, इन दोनों ने मिलकर एक ट्रांजिशनल गवर्नमेंट बनाई, और इस ट्रांजिशनल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता था सोवरेनिटी काउंसिल। और इस सोवरेनिटी काउंसिल में सिविलियन लीडर्स भी थे, इसमें मिलिट्री लीडर्स भी थे। तो इस सोवरेनिटी काउंसिल में एक एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर था जो कि डे टू डे अफेयर्स को चलाएगा, और जो मिलिट्री चीफ होगा वो पहले 2 सालों के लिए सोवरेनिटी काउंसिल का हेड होगा। मिलिट्री चीफ यहां पे कौन था? लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल फतेह अल बुरहान। तो ये मिलिट्री चीफ थे। तो कुल मिला के ओवरऑल आप देखोगे सोवरेनिटी काउंसिल में सिविलियन लीडर्स भी थे और आपके मिलिट्री लीडर्स भी थे, लेकिन ये एक टेम्परेरी अरेंजमेंट था, और आगे आने वाले कुछ हफ्तों में मिलिट्री की जो पावर थी ओवरऑल सोवरेनिटी काउंसिल में खत्म होने वाली थी। अगर आप प्रॉपरली डेमोक्रेटिक कंट्रीज को देखोगे, जैसे फॉर एग्जांपल आप इंडिया को देखो, आप यूएसए को देखो, तो इंडिया और यूएसए में जो सिविलियन लीडरशिप है, जैसे हमारे यहाँ पे मोदी जी की कैबिनेट हो गई, अमेरिका में जो बाइडेन हो गया, तो ये लोग क्या करते हैं कि मिलिट्री को बताते हैं आपको क्या करना है, और मिलिट्री सिविलियन लीडरशिप की बात मानती है। लेकिन ज्यादातर जो डिक्टेटरशिप्स होती है वहां पे मिलिट्री बहुत डोमिनेंट दिखती है। आप देखिए पाकिस्तान की बात कर लीजिए, पाकिस्तान के पॉलिटिकल सेटअप में मिलिट्री की बहुत इंपॉर्टेंस है। पूरी तरीके से डेमोक्रेसी पाकिस्तान में कभी आ ही नहीं पाई। कई बार तो वहां पे तानाशाहों ने कब्जा कर लिया, कूप कर लिया,
और ऐसा हर जगह हुआ है पूरी दुनिया में, अफ्रीका में तो बहुत हुआ है। तो इस कंटेक्स्ट में अगर आप देखो, सूडान में कुछ ऐसा हो गया। सूडान में अगले कुछ हफ्तों में इस मिलिट्री चीफ को सारी की सारी पावर हैंडओवर करनी थी सिविलियन लीडर्स को। प्रॉपर तरीके से इलेक्शन होने वाले थे और उस इलेक्शन में प्रॉपर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सेटअप होती। समझ गया आप बात को? लेकिन ये मिलिट्री चीफ चाहते नहीं थे, क्योंकि अगर मिलिट्री चीफ लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल फतह अल बुरहान को अपनी कुर्सी बचा के रखनी है, तो भाई सिविलियन लीडरशिप कैसे काम देगी? सीधी सीधी बात है, अगर वोटिंग पड़ेगी और वोटिंग पड़ने के बाद ओवरऑल एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी, तो वहां पे प्रॉपर प्राइम मिनिस्टर होगा, प्रेसिडेंट होगा, एक पार्लियामेंट वाला सेटअप होगा, तो मिलिट्री तो जवाबदेही हो जाएगी ना, मिलिट्री की ताकत नहीं रहेगी। फिर मिलिट्री लीडर को अपॉइंट कर सकते हैं यहाँ के पॉलिटिकल सिविलियन लीडर्स। तो यहाँ पे मिलिट्री ने क्या बोला कि भाई कोई ट्रांजिशनल गवर्नमेंट नहीं, ठीक है ना, हम सोवरेनिटी काउंसिल को हटाते हैं, हम स्टेट ऑफ इमरजेंसी को डिक्लेयर कर रहे हैं, सारे के सारे सिविलियन लीडर्स को यहां पकड़ के जेल में डाल दिया गया, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर अब्दुल्ला हमदौक। और ये पिछले कुछ हफ्तों में हो रहा है। पिछले कुछ हफ्तों में एक सेटअप तैयार किया गया सूडान की मिलिट्री के द्वारा, जिसके चलते उन्होंने सूडान के ऊपर सिस्टमैटिक तरीके से कब्जा किया। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे कि गवर्नमेंट को हटाने के लिए प्रो मिलिट्री मॉब्स लगातार सड़कों पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। असल में क्या है कि ये सूडान की हालत इकोनॉमिकली तो देखिए अच्छे हैं नहीं, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनके दाम बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं, तो उसके चलते लोगों के अंदर अनरेस्ट है, लोगों के अंदर चिंता है कि भाई हम खाएंगे क्या, हम पिएंगे क्या। इसके बीच में मिलिट्री की मदद से जो प्रो मिलिट्री मॉब्स थे, इन्होंने गवर्नमेंट के अगेंस्ट ओवरऑल एक एजिटेशन शुरू करवा दिया। फिर रेड सी पे जो पोर्ट सूडान है, और ध्यान से देखिए इस पर्टिकुलर नक्शे में आपको पोर्ट सूडान नजर आ रहा है रेड सी के पास सूडान में। तो बेसिकली इस पोर्ट सूडान में एक ब्लॉकेड लगवा दिया। एक लोकल ट्राइबल ग्रुप था जिसने पोर्ट सूडान को ब्लॉक कर दिया। अब पोर्ट सूडान ब्लॉक कर दोगे तो ना ही कोई चीज सूडान के बाहर जा पाएगी, ना ही अंदर आ पाएगी। और ये जो ब्लॉकेज था, ऐसा बताया जा रहा था कि मिलिट्री के द्वारा लगवाया गया है। इस ब्लॉकेज की वजह से इकोनॉमिक सिचुएशन और खराब हो गई, फूड की एक्यूट शॉर्टेज पड़ गई, करेंसी की शॉर्टेज है, फ्यूल की शॉर्टेज है। तो यहाँ पे जो सिविलियन लीडर्स थे वो लगातार मिलिट्री डिक्टेटर्स और मिलिट्री लीडर्स के ऊपर, और खासकर ये फतह जो लेफ्टिनेंट जनरल है, इसके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि ये जबरदस्ती देश के अंदर क्योस फैलाने की कोशिश कर रहा है, जबरदस्ती इकोनॉमिक कमजोरी का फायदा उठा के सिविलियन गवर्नमेंट को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। और एक्चुअली में यहाँ पे हुआ भी है। तो उमर अल बशीर एक डिक्टेटर 2019 में गए, तो एक नए डिक्टेटर मिलिट्री फॉर्म में आपको 2021 में वापस आते नजर आ रहे हैं सूडान के अंदर। तो जो डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन की थोड़ी बहुत उम्मीद थी सूडान के अंदर, वो अब यहाँ पे खत्म हो चुकी है। और ये एक अच्छा स्टेप नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि फाइनली सूडान में चीजें कुछ अच्छी होती नजर आई थी। सूडान वही देश है जिसने 1990s में ओसामा बिन लादेन को होस्ट किया था। तो यूएस ने पहले तो सूडान को अपनी लिस्ट में डाल रखा था ऑफ स्टेट स्पॉन्सर्स ऑफ टेररिज्म। फाइनली यूएस ने रिसेंटली ही सूडान को अपनी स्टेट स्पॉन्सर्स ऑफ टेररिज्म की लिस्ट से हटाया है। ये बोला है कि हम सूडान को थोड़ी फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करेंगे। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने बोला है कि हम सूडान को $50 बिलियन का डेफ्ट रिलीफ एग्रीमेंट देंगे ट्रांजिशनल गवर्नमेंट के अंदर। अब ये सब आईएमएफ और यूएसए ने कब बोला? जब इनको लगा कि हाँ भाई सूडान एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की तरफ जा रहा है। अब ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे मिलिट्री कूप हो गया है, तो ना यूएस और ना ही आईएमएफ की तरफ से कोई मदद आने वाली है, ठीक है। जो सिविलियन लीडर्स थे उन्होंने प्रॉमिस किया था कि जो उमर अल बशीर है, इसको जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है द हेग में, वहां हम भेजेंगे, यहाँ पे आप इसको वार क्राइम्स के लिए ट्राई कर सकते हो। लेकिन अब समझिए, उमर अल बशीर ने अकेले को तो वार क्राइम्स किए नहीं है, उसके वार क्राइम्स करने में मिलिट्री लीडर्स ने भी उसकी मदद की है। तो जो प्रेजेंट डेट में मिलिट्री के बॉसेस है सूडान में, उनको लगता है कि उमर अल बशीर फंसा तो हम भी फंसेंगे। तो कुल मिला के इन सब चीजों के चलते प्रॉपर कूप हो गया सूडान के अंदर। और जो फ्री और फेयर इलेक्शंस डेकेड्स में होने वाले थे सूडान के अंदर, वो यहाँ पे नहीं हुए। जो पावर हंग्री जनरल्स हैं, उन्होंने ताकत को यहाँ पे कब्जा लिया है, वो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के ज्यादा मूड में है। और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आ गई तो मिलिट्री की जवाबदारी हो जाएगी, और यहाँ पे तो मिलिट्री लीडर डिक्टेटर बना फिर रहा है। समझ गए बात को? तो ये पूरी की पूरी चीज यहाँ पे हो गई है। अब वैसे तो दुनिया भर की कॉल्स आ रही है कि सूडान की जो मिलिट्री डिक्टेटरशिप है, ये ट्रांजिशन काउंसिल को फिर से रीइंस्टेट करे, प्रॉपर तरीके से डेमोक्रेटिक इलेक्शंस करवाए। लेकिन कहाँ करवाने वाले हैं? म्यांमार में देखिए, म्यांमार की मिलिट्री जनता के ऊपर इंटरनेशनल कितना प्रेशर है कि प्रॉपर इलेक्शंस करवाओ। कितने लंबे समय से डेमोक्रेसी की डिमांड चल रही म्यांमार में, आई क्या?
सूडान की हालत देख लीजिए। इस हिसाब से तो हम लोगों को बहुत लकी फील करना चाहिए इंडिया के अंदर। कम से कम इंडिया के अंदर एक प्रॉपर डेमोक्रेसी तो है, कम से कम अपना लीडर चुन तो सकते हैं, कम से कम अपने लीडर को क्रिटिसाइज तो कर सकते हैं। आप जस्ट इमेजिन करिए कि आप म्यांमार या सूडान जैसे देश में होते, आप लीडर को क्रिटिसाइज तक नहीं कर पाते, आपको सड़क पे खड़े गोली मार दी जाती। तो वी शुड बी हैप्पी दैट वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। नेक्स्ट बात करेंगे सेफ्टी फर्स्ट। तमिलनाडु मस्ट एश्योर केरला दैट ऑल इंस्ट्रूमेंट्स फॉर मॉनिटरिंग डैम सेफ्टी आर इन प्लेस। कुल मिला के यही बात है। देखिए, तमिलनाडु की बहुत लंबे समय से डिमांड रही है कि मुलापेरियार डैम में जो हाइट है पानी की वो 152 फीट होनी चाहिए। अभी के लिए 142 फीट है, लेकिन जब मानसून के समय पे फ्लड जैसी सिचुएशन आने लगती है तो उस समय पे स्पेसिफिकली केरला की तरफ से बहुत सारी पिटीशंस चली जाती हैं सुप्रीम कोर्ट में कि इसको 142 फीट से और नीचे किया। जैसे 2018 में इसको 139 या 137 फीट लगभग कर दिया गया था। तो ऐसी ही कुछ पिटीशन अभी यहाँ फिर से गई सुप्रीम कोर्ट में। अभी आपको पता है कि एंड ऑफ अक्टूबर में बहुत बारिश हुई है केरला के अंदर, तो एकदम से बारिश हुई है तो एकदम से डैम में भी पानी भर जाता है। अभी एक लिमिट से ज्यादा डैम में अगर पानी भर जाएगा और डैम की प्रॉपर तरीके से मरम्मत नहीं हुई है तो डैम ब्रीच के चांसेस बनते हैं। ऐसा हो सकता है कि डैम टूट जाए, बहुत सारा पानी एकदम से हमको डाउन स्ट्रीम में छोड़ना पड़ जाए जिससे फ्लड्स आ जाए। इसलिए केरला की तरफ से लगातार पिटीशन जाती है सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु के अगेंस्ट कि भाई इस पर्टिकुलर डैम की जो मैक्सिमम हाइट है कम करो। मैं बता दूं आपको, मुलापेरिया डैम है तो केरला के अंदर, लेकिन इसके ऊपर कंट्रोल है तमिलनाडु की सरकार का। और तमिलनाडु इससे करती क्या है, तो तमिलनाडु अपनी 5 साउदर्न डिस्ट्रिक्ट्स की पानी की रिक्वायरमेंट को इस पर्टिकुलर मुलापेरिया डैम से पूरी करती है। तो मुलापेरिया डैम इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर तमिलनाडु, बट केरला के लोगों को डर लगता है कि कहीं केरला के लोगों की जान खतरे में ना आ जाए इस मुलापेरिया डैम के चलते। तो कुल मिला के अभी यही हुआ है। 18 से 25 अक्टूबर को जो इतना ज्यादा पानी बरसा है ओवरऑल, उसके चलते मुलापेरिया डैम में लेवल बढ़े हैं। हालांकि ऐसा बोला जा रहा है कि तमिलनाडु की सरकार ने चीजों को काफी अच्छे से मैनेज किया है। तमिलनाडु की सरकार ने इस बात को मेंटेन रखा है कि 142 फीट से नीचे रहे। इनफैक्ट 139 फीट पे था पानी। जितना एक्स्ट्रा पानी आ रहा था धीरे धीरे करके तमिलनाडु की सरकार उस एक्स्ट्रा पानी को रिलीज भी कर रही थी, ताकि एक लिमिट से ज्यादा पानी की हाइट ना हो जाए मुलापेरिया डैम के अंदर। और 2 एबल लीडर्स भी बैठे हुए हैं। केरला में पिनराई विजयन साहब बैठे हैं, तमिलनाडु में एम के स्टालिन साहब बैठे हैं। तो ये दोनों ही लीडर्स इतने मैच्योर हैं कि वो आपस में बातचीत करके इस इशू को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए सरकार की नॉट है, सॉरी सुप्रीम कोर्ट की नॉट है 2014 की कि 142 फीट तक पानी आप स्टोर कर सकते हो। तमिलनाडु भी कह रहा है भाई हम स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, तमिलनाडु चाहेगा कि ज्यादा से ज्यादा पानी इस डैम में स्टोर हो। तमिलनाडु तो इनफैक्ट परमिशन चाहता है कि 152 फीट तक हम पानी स्टोर कर पाए। क्योंकि होता यह है कि इस समय मानसून के समय पे पानी एक्सेस होता है। इस समय पे जितना एक्सेस पानी आप डैम में भर लोगे, बाद में सूखे समय पे, ड्रॉट के समय पे उतना ही पानी आप डैम से निकाल सकते हो। लेकिन केरला का बोलना है कि डैम केरला में है, अगर डैम फट गया या एकदम से डिस्ट्रेस में बहुत सारा पानी रिलीज किया गया तो केरला की डाउनस्ट्रीम डिस्ट्रिक्ट्स में बाढ़ आ सकती है। तो इस पर्टिकुलर इशू को लेके अक्सर कर सुप्रीम कोर्ट में चीजें पहुंचती हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी खानविलकर साहब जो कि जज थे, वो बैठे जब इस पिटीशन को सुन रहे थे तो वो बोल रहे हैं कि भाई ये जो सुपरविजरी कमिटी है मुलापेरिया डैम की, इसके पास सारे टेक्निकल एक्सपर्टीज अवेलेबल है, ये अच्छी तरीके से प्रॉब्लम को जानते हैं, इसमें केरला तमिलनाडु दोनों के लोग हैं। तो आप लोग खुद प्रॉब्लम को क्यों नहीं सॉर्ट आउट करते हो? सुप्रीम कोर्ट को बार बार क्यों घसीट रहे हो? सुप्रीम कोर्ट तो उतना टेक्निकली साउंड भी नहीं है इन चीजों को हेयर करने के लिए। जो टेक्निकल कमिटी बनाती है उसी हिसाब से सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजन देता है। तो अब देखिए आगे क्या निकल के आता है। मुलापेरिया डैम एक ऐसा इशू है जो अक्सर का न्यूज में आता रहता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, मुलापेरिया डैम को आप मेरे नाम के साथ यूट्यूब में सर्च मारिए, आपको पर्टिकुलर वीडियो की पूरी हिस्ट्री मिल जाएगी मुलापेरिया डैम की। ठीक है। फिर मिस्टर पिनराई विजयन साहब ने यह भी बोला कि डैम को कोई खतरा नहीं है। एक्चुअली में अभी एम के स्टालिन और मिस्टर पिनराई विजयन की बातचीत से ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई चीजें थोड़ी सॉर्ट आउट है। एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि मुलापेरिया डैम का रिकंस्ट्रक्शन, ओवरऑल उसकी मरम्मत, इसको बहुत अर्जेंट स्केल पे कराने की जरूरत है। तमिलनाडु प्रेशराइज कर रहा है केंद्र की सरकार को, सुप्रीम कोर्ट को और केरला को कि भाई मुलापेरिया डैम की आप रिकंस्ट्रक्शन करा लो, इसकी मरम्मत करा लो। बट केरला मरम्मत कराने को तैयार नहीं है। अब आप सोचोगे यार केरला मरम्मत कराने को क्यों नहीं तैयार है? मरम्मत से तो जो डाउनस्ट्रीम में लोग रह रहे हैं केरला में और सेफ हो जाएंगे। तो बात यह है कि केरला में कुछ एक्सपर्ट्स का यह बोलना है कि अगर मुलापेरिया डैम का रिकंस्ट्रक्शन हो जाता है, रिकंस्ट्रक्शन मतलब मरम्मत हो जाती है, मेंटेनेंस हो जाती है, तो उससे होगा ये कि जो तमिलनाडु का क्लेम है ना
कि मुलापेरियार डैम की हाइट 152 फीट होनी चाहिए, वो क्लेम और स्ट्रांग हो जाएगा। एक्चुअली में तमिलनाडु बहुत लंबे समय से डिमांड कर रहा है कि हमें परमिशन दी जाए कि हम इस डैम में हाइट 152 फीट तक लेके जा पाए, लेकिन अभी परमिशन मिली है 142 फीट की। तो केरला के बहुत से एक्सपर्ट्स का बोलना है कि अगर डैम की मरम्मत हो गई तो भाई तमिलनाडु को 152 फीट की परमिशन मिल जाएगी। लेकिन ये कोई बहाना नहीं है। यहां पे ऑथर बोल रहा है कि भाई देखिए, डैम की मरम्मत एक अर्जेंट इशू है। 152 फीट और 142 फीट की लड़ाई आप बाद में करना, सबसे पहले डैम को आप बिल्कुल अपडेटेड मेंटेनेंस स्टेटस की हाल में रखो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये सब बातें यहाँ पे ओवरऑल बताई गई हैं। और फाइनल आर्टिकल में चलते हैं, क्लियरिंग द एयर ऑन वाटर विद पॉलिटिकल विल, केरला एंड तमिलनाडु कैन ओवरकम हर्डल्स टू रिन्यू द परम्बिकुलम अलियार प्रोजेक्ट एग्रीमेंट। तो अब तक तो मुलापेरियार डैम की बात हो रही थी, अब एक नया ही प्रोजेक्ट यहाँ पे आ गया है। एक्चुअली में तमिलनाडु का एक पोलाची रीजन है, और पोलाची रीजन में काफी प्रॉस्पेरिटी बताई जाती है। एग्रीकल्चर काफी अच्छा है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अच्छा है, लोगों के पास पैसा है, पानी वगैरह की कोई कमी नहीं है। नॉर्मल कर देखा जाए तो तमिलनाडु का जो इलाका है वो एरिड रीजन में आता है, तो वहां पानी वगैरह की कमी होती है, बट यहाँ पे देखने को नहीं मिली ड्यू टू परम्बिकुलम अलियार प्रोजेक्ट। प्लस कोई एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट अगर किसी रीजन में आता है तो उसके चारों तरफ कंस्ट्रक्शन होनी शुरू हो जाती है, उसके चारों तरफ एक सेटलमेंट बननी शुरू हो जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई एक पहले गांव था, वहां पे गेल का प्लांट आ गया या सेल का प्लांट आ गया, एनटीपीसी का प्लांट आ गया, तो उसके चारों तरफ एक पूरी की पूरी कॉलोनी बननी शुरू हो जाती है और पूरा एक शहर बन जाता है। समझ गया बात को? तो कुछ इस प्रकार का परम्बिकुलम अलियार प्रोजेक्ट की वजह से हुआ है, कहां पे? पोलाची रीजन ऑफ तमिलनाडु में। अब ये जो प्रोजेक्ट है पीएपी प्रोजेक्ट, ये सरप्लस वाटर खींचता है 8 वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स के। ईस्टर्न तमिलनाडु की ये जो 8 वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, जिसका नाम है अनामलियार, थुनकवाडु, शोलायार, निरार, पेरुवरीपलम एंड परम्बिकुलम, ये अनामलाई हिल्स की नदियां हैं। तो इन 8 वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स के पानी को, और 2 रिवर्स प्लेन में फ्लो करती हैं, आलियार और पलार। तो ये जो टोटल 8 रिवर्स हैं, इनके पानी के साथ डील करता है ये परम्बिकुलम अलियार प्रोजेक्ट। ठीक है भाई, पानी को यहां पे बांटा गया है इंटर बेसिन डाइवर्जेंस का इस्तेमाल करके। तो आप कह सकते हो कि ये जो प्रोजेक्ट है पीएपी प्रोजेक्ट, इससे ड्रॉट प्रोन इलाके हैं जो तमिलनाडु के कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट के, एरोड डिस्ट्रिक्ट के, वहां पे पानी पहुंचाया जाता है। केरला की चित्तूर पुजा वैली में इरिगेशन सिस्टम के लिए भी पानी इसी प्रोजेक्ट से पहुंचाया जा सकता है। ये जो पीएपी एग्रीमेंट है, ये केरला तमिलनाडु के बीच में साइन हुआ था 29 मई 1970 में, और इट वाज इफेक्टिव विद इफेक्ट फ्रॉम नवंबर 1958। यहां पे 30.5 थाउजेंड मिलियन क्यूबिक फीट पानी एलोकेट किया गया तमिलनाडु को। और केरला को यहां पे कितना पानी दिया गया? तो केरला को 7.25 टीएमसी फीट पानी दिया गया मनाकादावु प्रोजेक्ट से, और 12.3 टीएमसी फीट पानी दिया गया शोलायार डैम से। तो टोटल पानी एलोकेशन की बात की जाए तो 30.5 टीएमसी फीट पानी दिया गया है तमिलनाडु को, और 19.5 टीएमसी फीट, टीएमसी फीट मतलब 1000 मिलियन क्यूबिक फीट, ये पानी दिया गया है केरला को। तो इतना एलोकेशन हुआ है यहां पे स्टेट वाइज पानी का। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के एक और फायदा है, जो नॉर्थ ईस्ट मानसून आता है ना सर्दियों के समय पे, आप कह सकते हो साउदर्न इंडिया में, उस पर्टिकुलर मानसून के पानी को ओवरऑल ये जो प्रोजेक्ट्स हैं अपनी तरफ खींच लेते हैं और यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो शोलायार डैम है, परम्बिकुलम है, पेरुवरीपलम है और तुनकवाडु है, ये सब हैं आपके कहाँ पे? कह सकते हो केरला में है, लेकिन इनको कंट्रोल करता है तमिलनाडु। बेसिकली परम्बिकुलम, पेरुवरीपलम और तुनकवाडु डैम को तमिलनाडु कंट्रोल करता है। केरला का शोलायार डैम बस एक ऐसा डैम है जिसको केरला कंट्रोल करता है। अब इस एग्रीमेंट को विद इफेक्ट किया गया है 9 नवंबर 1958। लेकिन अब यहां पे कुछ इश्यूज उठ के आ रहे हैं। मॉनसून इरेटिक है, पानी की अवेलेबिलिटी उतनी गारंटीड है नहीं। तो केरला को इस बात की प्रॉब्लम है कि परम्बिकुलम ग्रुप ऑफ रिवर से 2.5 टीएमसी फीट पानी उसके पास कम आ रहा है। सिमिलरली तमिलनाडु को यह प्रॉब्लम है कि अनामलयार प्रोजेक्ट से उसके पास 2.5 टीएमसी पानी कम आ रहा है। तो अलग अलग जो सेक्शंस बनाए गए हैं इस पीएपी प्रोजेक्ट के, उन अलग अलग सेक्शंस में कुछ प्रॉब्लम केरला की उठाई है, कुछ प्रॉब्लम तमिलनाडु की उठाई है। उसके बाद प्रॉब्लम यह हुई है कि इन पर्टिकुलर इलाकों में तमिलनाडु ने केरला की परमिशन के बिना कुछ कंस्ट्रक्शंस करवा दिए, जिसके चलते केरला की सरकार और नाराज हो गई।
जैसे फॉर एग्जांपल एक निरार नल्लार प्रोजेक्ट है, एक बैलेंसिंग रिजर्वायर है अबव मनकदावु। अब ये कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी एसेंट अभी केरला से मिली नहीं है, बट तमिलनाडु इनको अप्रूव कर चुका और बनवाने के मूड में। बट ओवरऑल इस प्रोजेक्ट से जितने इलाके में इरिगेशन और पानी की फैसिलिटीज पहुंचा सकता है तमिलनाडु, वो पहले तो था 2.5 लाख हेक्टेयर्स, अब उसको एकर्स, अब उसको 4.25 लाख एकड़ कर रहा है। तो तमिलनाडु अपने मन से ओवरऑल इस प्रोजेक्ट से अपने बेनिफिट को बढ़ा रहा है, और ये बात ऑब्वियस सी बात है केरला को यहां पे पसंद नहीं आएगी। तो कुल मिला के इस पीएपी प्रोजेक्ट को भी लेके आपस में कुछ इश्यूज हो रहे हैं, किसके किसके बीच में, केरला के बीच में और तमिलनाडु के बीच में। और इन इश्यूज को सॉर्ट आउट करने के लिए ही यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि ये जो दोनों स्टेट के मिनिस्टर्स हैं, एक तरफ आपके विजयन साहब हैं, दूसरी तरफ आपके स्टालिन साहब हैं, इनको बैठ के बातचीत करनी चाहिए और चीजों को यहाँ पे सॉर्ट आउट करना चाहिए। प्रॉपर चेक्स एंड बैलेंसेस बनाने की जरूरत है। एक्चुअली में केरला में ये जो शोलायार और मंकादवावु नाम की जो जगह है, देखिए कुछ जगहों पे क्या है कि पानी बरसता है और उस पानी को ट्रैप करने के लिए एग्जैक्ट साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स या प्रोजेक्ट्स बने नहीं हुए हैं। तो पहले तो यहाँ पे टेक्निकल ऑफिसर्स को बुला के ओवरऑल जितना भी वाटर कैचिंग पोटेंशियल है इसको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है, और उसके बाद केरला और तमिलनाडु के म्यूचुअल कंसेंट के साथ कोई नया कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत है। क्योंकि विदाउट म्यूचुअल कंसेंट अगर एक एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट में आप अमेंडमेंट्स करोगे बिना बातचीत के, तो चीजें प्रॉब्लमेटिक होंगी ही होंगी। बस यही इसी आर्टिकल में बताया गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आई होप आपको कुछ ना कुछ यूजफुल आज के इस आर्टिकल में जानने को मिला हो। आप अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। मैं जानना चाहूंगा आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, हर चीज का लिंक नीचे दे रखा है दोस्तों। और ज्वाइन बटन दबा के अगर हेल्प कर सकते हैं जरूर करें। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।